हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज जल्दी से जल्दी हम शुरू करते हैं। एनटीपीसी में जो भी अभी तक परसेंटेज का क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी मैं बात करूंगा। एनटीपीसी में जो परसेंटेज से क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं तो मैं आज उनको डिस्कस करूंगा। जो परसेंटेज का पहला लेक्चर है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप पहले लेक्चर को देखिए, क्योंकि अगर सक्सेस एजुकेट की आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो लेक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये दे रखा है कि स्टूडेंट, देखिए ये यहाँ पर बाय नहीं है, ये इस तरीके से यू नहीं है, बाय है, और यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाइड लगा देंगे, मल्टीप्लाइड। ठीक है, मल्टीप्लाइड ये है। स्टूडेंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3/10 इंस्टेड ऑफ 10/3, व्हाट परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करना है कि आपको राइट को लिखना है और रॉन्ग को लिखना है। तो राइट यहाँ नंबर लिखेंगे, रॉन्ग को यहाँ लिखेंगे। तो राइट कितना है, 10/3 है, और रॉन्ग जो है 3/10 है आपका। ठीक है, अब इस तरीके से इसको कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत आती है परसेंटेज में, तो वो हम क्या करें, और 10 और 3 का अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, वो 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 से क्या करेंगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 30 से। यहाँ पर इसको कैंसिल करोगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ से इसको कैंसिल करा तो ये आ जाएगा 100। आप देख पा रहे हो कि इनिशियल 100 है, बाद में इतना हो गया, तो आप देख पा रहे हो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो 91 इनिशियल अपॉन में 100% में कन्वर्ट करने के लिए ये कर देंगे, तो यानी कि उसमें 91% की एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है जिससे कि ये क्वेश्चन ना सॉल्व हो। बहुत इजीली आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, ये जो है शुगर वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। व्हेन द प्राइस ऑफ द शुगर व्हेन द डिक्रीज बाय 10%, अ मैन कुड बाय 1 किलोग्राम ऑफ मोर फॉर 270 रुपीज देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। तो देखिए, यहाँ का फॉर्मूला भी होता है। अगर फॉर्मूला से आप नहीं निकालना चाहते, वैसे निकालना चाहते, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैं लेट कंसीडर कर लेता हूँ कि जो हमारा कंजप्शन है वो इतना केजी कंजप्शन है। ठीक है, अगर हम रेट की बात करें 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10। ठीक है, तो अगर मैं आपका रेट लूँ 10, तो हम चीनी जो खरीदेंगे वो 9 के हिसाब से खरीदेंगे। अब रेट कम का हो गया 1, तो अगर 9 के हिसाब से रेट लगाएंगे तो कितना खरीदेंगे, चीनी 10 किलोग्राम। पहले आप चीनी इतनी खरीद रहे थे, अब चीनी आप इतनी किलोग्राम खरीद रहे हैं। आप देख लो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। सवाल में भी बोल रहा है 1 किलोग्राम अधिक है, और इनिशियल यानी 1 यूनिट 1 के बराबर, तो 9 बराबर 9 केजी। यानी कि आपकी जो है इनिशियल क्वांटिटी वो 9 केजी थी शुगर की। तो यानी कि इनिशियली आप बेटा इनिशियली आप जो चीनी खरीद रहे थे वो 9 किलोग्राम खरीद रहे थे। अब एक बार बताओ मुझे, आपके पास रुपए कितने थे। प्राइस आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू कितने रुपए थे आपके पास, 270 रुपये। आपका जो चीनी थी 9, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके जो रेट आ जाएगा वो 30 रुपीज़ पर केजी आपका रेट आ जाएगा। ठीक है, आपका रेट आ गया 30 रुपीज़ पर केजी। अच्छा, एक बार बताइए, आप अगर दूसरी तरीके से निकालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हो। देखो, पहले जो है आप जो क्वांटिटी है, पहले क्वांटिटी कितनी खरीद रहे थे, 9 केजी। अब आपने 1 किलोग्राम और इसमें क्वांटिटी ऐड कर दी, तो आप चीनी खरीद रहे हो 10 किलोग्राम, और आपके पास रुपए कितने हैं, 270। आप बटे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 रुपीज़ पर केजी। तो ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट वाला रेट, यानी करंट प्राइस। आप इसको करंट प्राइस भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको करंट प्राइस बोल सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सभी की। तो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो आगे तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये रेलवे में आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अब ये ईयर मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं लिखना भूल गया। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। आप ये कह रहे हैं कि टू नंबर्स आर 50% 80% लेस देन अ थर्ड नंबर, बाय हाउ मच परसेंट इज सेकेंड नंबर टू बी इनहैंस्ड टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम हैं। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर जो है हम थर्ड नंबर को एक काम करते हैं, थर्ड नंबर को 100 कंसीडर कर लेते हैं। 100 कंसीडर करने के बाद हम कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना में 50% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या होगी 50, और ये
पे अगर थर्ड नंबर लगाया जाए तो दूसरी संख्या होगी 20। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये सेकंड नंबर हो गया और ये कौन सा हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो जाए तो इसको मुझे यहाँ ले जाना है, तो मैं इसमें कितना ऐड करूँगा बेटा, 30 ऐड करूँगा। और इनिशियल कितना है, ये 20 है। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर इससे कैंसिल कर दीजिए इसको 50। तो यानी कि ये आपको 150% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर 150% के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई बहुत अच्छी अप्रोच है। आप ओरली भी इसको अगर सोचोगे तो ये वैसे भी बन जाएगा। और थर्ड नंबर 100 मानने के पीछे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि अगर 100 मानते हैं परसेंटेज के केस में वो चीज़ बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है, आप 1000 भी मान के कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतने इतने प्रतिशत कम है। तो हमने थर्ड नंबर ये लिया, कंसिडर किया, हमने क्या करा, 100 माना। और 100 मानने के बाद फर्स्ट नंबर अगर हम निकालेंगे तो ये 90 हो जाएगा। और सेकंड नंबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ वापस जाना है तो मैं 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 अपॉन में कितना, 80 करूँगा। और परसेंट बनाने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, जीरो कैंसिल, 1/8 होता है 12, 1/2%। ठीक है, ओके, ये भी सॉल्व हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चंस बहुत इजीली, देखिए रेलवे में कोई ज़्यादा खास बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने मैथ इतना करा है कि मैथ में जितने में ना कितने 25 है तो 25 नंबर करेक्ट आएंगे, या 20 का है तो 20 करेक्ट आएंगे, जो भी है यार, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैथ वो ये वो कुछ नहीं। बस क्वेश्चन को हाई और लो कर दिया जाता है कि उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना, थोड़ा स्टैंडर्ड घटाना, ये चलता रहता है। मैथ में ऐसा कोई नया चीज़ें नहीं आती हैं। बस आप मैथ को कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको ईजी लगने लगेगा। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आकाश स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, 25% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। आकाश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें तो तीन चीज़ें होती हैं, इनकम, अगर इनकम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। ठीक है, इक्वल टू सेविंग, यही होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप इनकम को 100 मान के भी चल सकते हो। अब 100 मानोगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम एक काम करते हैं, 100 देखो 100 से भी हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि 100 क्यों नहीं माना सर, ऐसा कोई रूल नहीं होता, 100 मान सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे अब जैसे कह रहा है कि 80% खर्च करता है, तो 80% की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कोई भी व्यक्ति अपनी आय से और अपनी आय से खर्च करता है और अपनी आय में से ही बचत करता है। तो हम एक काम करते हैं, नीचे इनकम और ऊपर एक्सपेंडिचर, तो ये हमने लिख दिया। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप एक बात लिखें कि एक्सपेंडिचर ऊपर क्यों लिखा, इनकम क्यों नीचे लिखा, मैंने अभी बताया, जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि आपकी इनकम 100 रुपये, 20 रुपये खर्च कर रहे हो, तो आप कितना खर्च कर रहे हैं, तो 20/100, ऐसे ही तो लिखोगे, खर्च को ऊपर लिखोगे, इनकम को नीचे। तो यहाँ मैंने इनकम को नीचे रखा है और खर्च को मैंने ऊपर रखा है। यहाँ 100 का लगा लीजिए, 100 लगाने से आपको ये प्रॉफिट होगा। मैंने अभी बताया कि 100 के रेस्पेक्ट में क्या होता है कि वो चीज़ हमें आसानी से बढ़ाने और घटाने में थोड़ा दिक्कत नहीं करती है, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो हमारी इनकम कितनी है, 500 रुपये। ठीक है बेटा, इनकम में से 400 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो हमारी जो बचत है वो 100 रुपये है। अब वो कह रहा है यदि आय में 25% की वृद्धि कर दे, तो 25% की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पर 25% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, देखो वृद्धि कैसे करेंगे, ये 500% है, 500% का 25% निकाल लो, तो यहाँ से 2 जीरो, 125 जोड़ दो इसमें, तो 625। अब यहाँ कह रहा है कि व्यय में 10% की वृद्धि कर दो, ये भी प्लस कर रहा है भाई, 400 में 10% निकालेंगे तो 40 रुपये बढ़ जाएंगे, 440 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 625 था, 440 है, घटा लीजिए 5, तो यहाँ 8 बचा और 185। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आप कि ये 185। देखो आप पहले जो सेविंग कर रहे थे वो 100 रुपये की कर रहे हैं, बाद में आपको 185 रुपीज़ की। आप देख पा रहे हैं कि पहले की जो सेविंग है वो 100 रुपये, बाद में 185। तो आप देखिए कितना आपने बढ़ाया, तो 85, 85 अपॉन में इनिशियल कितना था, 100 रुपये, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा बेटा, 85%, यानी वो की इसकी जो बचत है वो 80%, 85% हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को
आप लोग पकड़ना है और बहुत आसानी से कर लेना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी चीज़ें सीखने को आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करा मैंने। यहाँ पे 75% को सबसे पहले हम लिख लेते हैं कितना होता है, उसके बाद हम ठीक सॉल्व करेंगे। 5/4। यहाँ पर अगर हम 100 लगा दें और यहाँ भी 100 लगा दें तो बेटा आप देख पा रहे हो ये एक्सपेंडिचर है और ये क्या है, इनकम है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना, सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम अगर आपकी 400 है, एक्सपेंडिचर कितना है 300, इक्वल टू कितना आ गया 100। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर हम उसकी आय को 20% बढ़ा दें, 20% इंक्रीज कर दो। 20% इंक्रीज का मतलब 480 हो जाएगा। ये सभी को समझ में आ गया, बढ़ाना और घटाना मैंने अभी सिखाया। अब ये कह रहा है कि 15% इसको बढ़ा दो, 15% बढ़ा देते हैं साहब इसको, तो 45 तो 345। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए यहाँ से, तो ये आएगा 5, यहाँ बचे आपका 7, तो ये आपका आ गया 3 और यहाँ पर 35 ऑफ के। ठीक है, और ये आपका है 1। तो आप देख पा रहे हो पहले की इतनी सेविंग थी 100, अब कितनी है 135, तो ये आपकी इंक्रीज होकर कितनी आ जाएगी 35। तो ये आपका आ जाएगा 35 और में कितना 100 आ गया, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 35%, यानी कि आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। बन रहा है बहुत आसानी से, कोई सिंपल बड़ी बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल तरीके से बना रहे हैं आप। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, नहीं है दिक्कत तो हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 30% कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एंड 35% कैन नॉट स्पीक हिंदी। इफ 27% स्टूडेंट कैन नॉट स्पीक ऑफ 2 लैंग्वेज, देन व्हाट परसेंट टू ग्रुप कैन बी स्पीक बोथ लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर इनको वैसे बनाओगे फार्मूले से, देखो फार्मूला ये होता है कि ए एन यूनियन बी बराबर एन ए एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये सेट थ्योरी का फार्मूला आप वेन डायग्राम से बड़ी हेल्प से निकाल सकते हो। ये वेन डायग्राम है। ठीक है, वेन डायग्राम में ये कह रहा है कि इतने परसेंट कैन नॉट 30% इंग्लिश, ये हिंदी की बात कर रहा है 35%, और बोथ की बात कर रहा है बेटा कितना 27%। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये रीजन जो है इसके साथ शामिल हो रहा है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन दोनों में आ रहा है, मगर यहाँ पर इसको भी, ये इसके भी साथ में इसको ले रहा है। ठीक है, इसको मिला के बता रहा है कि ये 30%। अगर मैं इसमें से 27 निकाल दूंगा तो यहाँ पर ये जो रीजन बचेगा, ओनली 3% ऐसे लोग हैं जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल सकते। 3% नहीं बोल रहे, नहीं, तो 3% ऐसे लोग हैं जो ओनली इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर इसी तरीके से यहाँ से मैं निकाल दूंगा तो यहाँ पर जो है, ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ये जो रीजन है ये वाला, ये भी इसको साथ मिला के ले रहा है, तो ये 35% हो रहा है। अगर इसमें से 27 घटा देंगे तो ये बचेंगे तुम्हारे 8%। तो 8% वो हैं जो ओनली कैन नॉट ओनली हिंदी, जो हिंदी नहीं बोल सकते केवल। अगर इन सबको मिला दें 11 और इसको जोड़ देते हैं तो टोटल कैन नॉट स्पीक बोथ, ये जोड़ लेते हैं 11 हो गया और 27, तो यहाँ पर हो गया 38%। ठीक है, कितना हो गया 38%। ये 38% है। अगर हम इसे 100 में से निकाल दें 38% को, तो ये पता पड़ जाएगी हमको कितने बोलते हैं। तो ये आ गया 2 और यहाँ बचे 9, तो 62% स्पीक बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये सिंपली तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। आप इस फॉर्मूले में रख दो तो फॉर्मूले से भी डायरेक्ट आ जाएगा। अब कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि एक परीक्षा में इतने प्रतिशत हिंदी में, 12 अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, फेल हो गए, और दोनों विषय में इतने सफल असफल हो गए। तो ये भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर हमने एक वेन डायग्राम बनाया, दूसरा वेन डायग्राम ये है। तो ये है आपका 52% और ये दूसरा कौन सा है 42%, और यहाँ पे ये कौन सा लिया हमने 17%। ठीक है, ये आपने 17% लिया। इसे घटा कर लिखते हैं हम, यहाँ पे ओनली वाला पार्ट आ जाएगा 5 और यहाँ बचा 35%। ठीक है, तो यहाँ पे 12 3 4 1 5 52%, और इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ये घटा कर लिखते हैं 5 और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2, ये 25%। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सबको जोड़ लेते हैं कि अब ये पूछ रहा है कि दोनों विषयों में सफल हुए पूछ रहा है कि अब ये हमसे निकलेंगे कैन नॉट भी, सॉरी ये लिख लेंगे फील्ड वाले, तो फील्ड वाले जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गए 25 जोड़ लेते हैं, 25 35 25 एंड 17, ये हुआ आपका 7, और यहाँ पे
3 2 5, एक 6, एक 7, ठीक है। तो ये है 77%। अब हमसे चाहिए पास, तो पास निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 में से 77 को माइनस कर देना है, तो यहाँ से आ जाएगा 23%, ठीक है। तो ये पास वाले आ गए 23%, ठीक है। सिंपल लॉजिक, सिंपल वे, सिंपल तरीके से आपने सब कुछ डील कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और भी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एक कुछ देख पा रहे हैं कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों ही ऐसे। अब बता दिया इसने कि जो गांव में कुल फैमिलीज हैं वो टोटल फैमिली देर आर 96 फैमिलीज इन द विलेज, टोटल फैमिली 96 है इन द विलेज। हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव काउ और बफेलो, ऐसी कितनी फैमिली हैं जो न तो गाय पालती हैं और न ही भैंस पालती हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना, वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बना लेते हैं, बहुत आसानी से ये वेन डायग्राम बनाया हमने। तो यहाँ पे ये 60% परिवार है जो गाय पालते हैं और ये 30% परिवार है जो बफेलो पालते हैं और ये 15% परिवार है जो दोनों ही रखते हैं। अगर 15 निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा 45, ये वाला रीजन, इसके अंदर केवल ये रीजन होगा और इसके अंदर ये वाला रीजन नहीं आएगा। इसके अंदर यहाँ से निकाल देंगे तो ये बचेगा, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको मिला के 30 और 45 75 हो गया। तो 75 बोथ, यानी कि बफेलो और गाय दोनों रखते हैं। डू नॉट हैव बफेलो एंड काउ, 75 में से घटा दिए तो 25% आपके पास बचे। तो ये 25% फैमिलीज वो हैं डू नॉट हैव काउ और बफेलो, मगर हमारे पास परिवार कितने हैं टोटल 96। तो 96 आपको बताना है कि ऐसे कितने परिवार हैं 96 में से जो न गाय पालते न 96 का 25% अगर आप निकालोगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया आपका कितना, तो 24%, सॉरी 24 नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे परिवार हैं जो न तो गाय पालते हैं और न ही भैंस पालते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है और बहुत इजीली हम बना पा रहे हैं। आप देख रहे हैं वेन डायग्राम से अगर बनाओगे तो बहुत इजीली बनेगा, और आप अगर यूनियन वाले फार्मूले से जाओगे तो उससे भी बन जाएगा, मगर किसमें क्या फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर लो इनके, ठीक। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ओनली हमें पूछा जाए तो ओनली का जवाब ये है कि ओनली गाय कितने पालने, ओनली भैंस कितने पालने, ये बता सकते हो। ओनली बोथ आप बता सकते हो, 75% है, ये आप सब चीज़ बता सकते हो। मगर वेन डायग्राम उससे यूनियन वाले फार्मूले से ऐसा कुछ नहीं हम बता सकते, डिसाइड नहीं कर सकते जल्दी से, तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम वेन डायग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है मोना को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले। तो मोना को गणित में विज्ञान से, यानी कि जो मैथ है उसको साइंस से 30 नंबर ज़्यादा मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने ये कर दिया, पहला इक्वेशन हम यहाँ पे कंसिडर कर दिया। दूसरी बार में वो क्या कह रहा है, दूसरी बार में समझो। दूसरी बार में कह रहा है, अभी कह रहा है कि सी गॉट साइंस हर मैथ मार्क्स आर 60%। हर मैथ मार्क्स जो है वो मैथ और साइंस से, यानी कि इन दोनों में अगर इन दोनों का 100 है तो इसका 60 है। अब एक बार बताओ, यहाँ अकेले मैथ का कितना है 60, तो यहाँ साइंस का आप बता सकते हो 100 माइनस 60 कर दीजिए तो आपको बचेंगे 40। तो आपको साइंस में पता है, मैथ का भी पता है, तो यहाँ रखेंगे आप, तो मैथ माइनस साइंस इक्वल टू 30। तो यहाँ से 20 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 30, तो एक यूनिट की वैल्यू 30/20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उसके विज्ञान में कितने अंक मिले, तो विज्ञान की बात कर रहा, तो विज्ञान का आपका ये है, तो विज्ञान हमने यहाँ 40 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से कैंसिल हुआ तो 20, और इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ 3 × 20, यानी कि आपका कितना आंसर आ गया 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त है क्वेश्चन, अच्छा है, ये पूछा भी गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन रेलवे में भी आया है और CGL में भी क्वेश्चन आया है, 2018 में आया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक बड़ी आसानी से बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राधा गॉट 99 मार्क्स इन हिस्ट्री देन शी गॉट जोग्राफी। हर हिस्ट्री मार्क्स, देखो राधा 9 मार्क्स मोर इन हिस्ट्री राधा राधा को इतिहास में भूगोल से
हिस्ट्री व्हेन दैट शी गॉट इन ज्योग्राफी। अच्छा, तो यानी कि हिस्ट्री माइनस ज्योग्राफी इक्वल टू कितना, 9 मार्क्स। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। यानी दूसरी बात पर आ जाते हैं। दूसरी बात में कह रहा है कि हिस्ट्री तो है ही, और हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी अगर लेकर चल रहे हैं तो यहाँ बोल रहा है कि, अब वो कह रहा है कि हर हिस्ट्री मार्क्स आर 56%, 56% ऑफ द सम ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सम इतना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि हिस्ट्री में इतने, तो ज्योग्राफी में आप बड़ी आसानी से बता सकते हो 4 इंटू 44। तो ज्योग्राफी के लिए ये है और हिस्ट्री के लिए कितने हैं, 56। तो हिस्ट्री 56 माइनस ज्योग्राफी इक्वल टू 9। तो यहाँ से आ जाएगा आपका निकल के 11, तो 9, तो यहाँ से आया 2, 2 इंटू 1 12। ठीक है, 12, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 9/12। हमको किस में चाहिए, उसके भूगोल में, तो ज्योग्राफी में कितना है, ये 11 आना चाहिए। गड़बड़ हो गया, 4, ठीक, ठीक, ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, तो 4 हुआ, 9, ठीक, तो ठीक ठीक ठीक, ये ठीक है। और यहाँ पे कितना, 56 में से 44 माइनस करेंगे तो 12 बचेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक 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 ठीक। और यहाँ हमें चाहिए कितना, 44। ठीक, तो हमें चाहिए किसमें, ज्योग्राफी में चाहिए, तो ज्योग्राफी ये हो गए, तो 11 से हम 3 से कैंसिल कर लेते हैं, और 4 3 जा 12, ये हो गया 11, 3 3 जा 9, तो ये आ गए ज्योग्राफी के 33 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स आ गए, 33 मार्क्स। ठीक, ये निकल गया आसानी से। तो यहाँ से इसमें ध्यान रखना, अब ये कैसे करेंगे, ध्यान रखना, ये आपको दिया हुआ, ये भी आपको दिया हुआ था, मैंने केवल ज्योग्राफी में निकाला 44, यहाँ दोनों का डिफरेंस दे रखा था, दोनों का डिफरेंस मैंने निकाल लिया और कैलकुलेट कर लिया, तो आपका आंसर आसानी से निकल गया। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चले तो कैसे करेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40% आर पासिंग मार्क्स, आर स्टूडेंट 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, येट फेल्स बाय 380 मार्क्स। तो हम एक काम कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स को लेके चलते हैं 100 में से स्टूडेंट को मिले 40, मगर पासिंग मार्क्स हो रहे हैं इतने, तो हमें एक काम करने है, स्टूडेंट को ही पास कराना है। तो हमें 250 मार्क मिले, फेल हो गया, 38 मार्क्स क्या रह सकते मिलते, फिर वह क्वेश्चन उत्तीर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर उसको 38 दे दिए जाए तो वो पास आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स हो गया और यहाँ भी ये पासिंग हो गया। ठीक है, दोनों हमने बराबर कर लिए, यहाँ भी पास हो गया, यहाँ भी पासिंग मार्क्स हो गया, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये होगा 8, 8 2 88, 88 अपॉन में 40, और हमें 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसे कैंसिल करा, 28 2, तो ये हो गया 720 मार्क्स। कितना हो गया, 720 मार्क्स हो गया। तो ये कैसे करेंगे, पासिंग मार्क्स लिए, पासिंग हो गया। अब ये कह रहा है कि 250 मिले, तो फेल हो रहा है, तो 250 हमने यहाँ लिखा, और मगर हम तो पास चाहिए ना, तो उसको 38 अंक और दे दीजिए, तो वो पास हो जाएगा। जब पासिंग मार्क्स इक्वल टू पासिंग मार्क्स दोनों किया, और हमने 100 जो माना था उसका मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, पासिंग मार्क्स निकल गया। दैट्स इट, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, इफ 35% passing marks, a student get 200 marks yet he fails by 240 marks, what maximum marks। तो यहाँ पर बेसिक पासिंग मार्क्स हम ले लेते हैं, कितने हो जाएंगे, 100 ले लेते हैं, जिसमें से पास हो गया 35। तो यहाँ से एक और ले लेते हैं, यहाँ पर वो कह रहा है कि 200 मिले, मगर हम 24 नंबर और उसको दे देते हैं, तो दोनों पास हो गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 224/35 इंटू कर दीजिए 100। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे इसको हम, तो ये हो गया 32, 7 से कैंसिल किया 5, और यहाँ से कैंसिल किया मैंने 20, तो ये आ जाएगा 640। तो ये आपका आ गया 640, यानी कि BC ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, तो आगे बढ़ेंगे हम। आगे देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अ मैन्स एनुअल इनकम इंक्रीज बाय 1.2 लाख रुपीज, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे रिड्यूस फ्रॉम 12%। देखो, ये क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति की आय 1.2 लाख बढ़ गई, मगर जो उसकी टैक्स का जो रेट है वो घटकर 12% से 10% हो गया, मगर अभी उतना ही टैक्स पे करता है जितना कि पहले टैक्स पे करता था। अब ये बताना है कि उसकी जो बड़ी आय है, उसकी बड़ी हुई आय, यानी कि पहली प्लस जो बड़ी, उसको मिला के कितनी आय हो गई, ये पता करना है। तो देखिए, इसे हम कई पता से कर सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, एक काम करते हैं, लेट कंसीडर करते हैं, लेट इनकम
हमने उसकी कंसिडर करी 100x, उसकी जो इनकम करी हमने 100x कंसिडर करी, 100x उसकी कुल इनकम है। अब इस 100x मानने का मेरा रीजन बताइए। रीजन मैंने ये सोचा रेस्पेक्ट ऑफ द 100 करेंगे तो जल्दी से कैलकुलेट हो। इस पे जो टैक्स लगेगा, अगर 100x पर टैक्स लगा पहला तो 12% अगर टैक्स लग रहा तो ये हो जाएगा 12x टैक्स लग रहा था। बाद में अगर इनकम के साथ उसकी आय जुड़ गई 1.2 और अब उस पर जो टैक्स दे रहा है वो 10% दे रहा है, तो 10% निकाल देते हैं भाई इसका। 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10x आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 0.12, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब ये कह रहा है कि जो ये टैक्स आया है और जो पहले टैक्स भर रहा था वो बराबर है अभी भी, तो हम दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ पर जब बराबर किया तो यहाँ पर इसको माइनस किया मैंने, तो यहाँ से निकल के आ गया 2x इक्वल टू 1.2 और यहाँ से कैंसिल आउट किया तो यहाँ से आ गया 0.6। कितना आ गया, 0.6 आ गया। अब ये कह रहा है कि इनकम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 100 ये तो कितना आ जाएगा 0.06 इंटू 0.06 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी कि उसकी जो आई थी 6 लाख रुपए थी और इंक्रीज इनकम में जो हो जाएगा 6 लाख प्लस 1.2 तो यहाँ से आ जाएगा 7.2 लाख रुपीज, 7.2 लाख रुपीज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7.2। क्लियर, सिंपल, बहुत इजी तरीके से बताया है। जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं और भी तरीके से कर सकते हैं या केवल एक्स मान के भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगले तरीके पढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन इस तरीके का है, मगर यहाँ कुछ और बोला है कि यहाँ पर 5 लाख रुपया उसकी आय बढ़ जाती है, बढ़ गई है वही बात है वैसी, और यह टैक्स भी वही है, रेट वही है 10% और 12%, मगर वो कह रहा है कि जो पहले टैक्स भर रहा था बार बार टैक्स में इतना अधिक आय कर देना पड़ता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। तो सिंपल, तो हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने 100x लिया, 100x पर 12% टैक्स लगी तो 12x हो गया। बाद में कितना हो गया, x 100x प्लस कितना 5 लाख रुपए का 10% टैक्स निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 10x, तो ये आ जाएगा और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है, तो 50,000 रुपये हो गया, तो यहाँ से 50,000 रुपये हुआ। अब ये देखिए ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स है अब इससे ज़्यादा है पहले वाले से, तो यहाँ ऐसे करते हैं 50,000 और माइनस 12x इक्वल टू 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और इधर जब जाएगा 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 50,000 माइनस 10,000 यानी 40,000 बचेगा, और वो भी माइनस माइनस से माइनस, यानी कि यहाँ से निकल के आया 20,000। और आपने x की वैल्यू कितनी मानी है 100x, तो यहाँ पर 100 का गुणा और कर दीजिए, तो ये तो थे यानी कि 20 लाख रुपए उसकी आय थी। उसकी आय जो थी 20 लाख रुपए थी, 5 लाख और बढ़ गई तो कितनी होगी 25 लाख, यानी 25 लाख। तो ये आंसर आपका कहाँ चला जाएगा, बी के साथ, जो आपका आंसर है वो 25 लाख रुपए हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सवाल। यहाँ से अगर हम बात करें, देखो अब ये जो मिश्रण के सवाल है ये थोड़ा सा समझने वाले सवाल होते हैं, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि देखो ऐसे क्वेश्चन में एक लॉजिक होता है कि यहाँ पर जो भी मिक्सचर दे रखा हो, जैसे 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 80% ऑफ वाटर, द वाटर टू बी एडेड द टू मेक द वाटर कंटेन 20% इन न्यू मिक्सचर। तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, जिस मिक्सचर इस मिक्सचर के अंदर दो चीज़ें होंगी, वाटर, जब कुछ भी हो सकता है, वाटर शुगर हो सकता है, वाटर क्रॉसिन हो सकता है, क्रॉसिन और पेट्रोल डीजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो मिक्सचर हैं। तो जिस मिक्सचर को डाला जाता है यानी कि उसमें ऐड किया जाता है या उससे निकाला जाता है यानी ड्रॉन किया जाता है, उसको हमको कभी भी हाथ नहीं लगाना, उसके बारे में हमें बात नहीं करनी। हमें बात करनी है कि दूसरे मिक्सचर के बारे में अगर नहीं बोला जाना है तो उसको हम हमेशा वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क है, मिल्क और यहाँ पे और वाटर है, मिल्क और वाटर दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मिल्क और वाटर। तो अगर मिल्क और वाटर की बात करें तो यहाँ पर है मिल्क, अगर हम देखा जाए 10% ऑफ वाटर बोल रहा है, तो अगर ये 10% है, 10% का मतलब ये 10 है, तो ये आपका मिल्क होगा 90। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल कर सके लिख सकते हो, तो यहाँ से 9 और 1। ठीक है, 10% ऑफ वाटर, वाटर टू बी एडिड टू मेक द वाटर 20%, यानी कि ये 20% हुआ, तो यानी कि ओबियसली ये 80% होगा, तो आप इसको कैंसिल
करके लिख लीजिए 4:1। तो ये मैंने रफ वर्क बताया। यहाँ पर एक्चुअली ऐसे लिखा जाएगा इसको 9:1 और इसको लिखा जाएगा 4:1। अब देखिए जो इनिशियली है अभी एक मैंने भी कहा कि हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। अब इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है, मिल्क को आपको बैलेंस करना है। ये कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण 20% हो जाए। तो इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है, इसको तो हमें कुछ हटा नहीं, इसको बैलेंस करना है। तो एक काम करते हैं, तो ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखे जाएंगे यहाँ पर इनिशियली जोड़ेंगे तो ये हो गया 36 और 4 40 इनिशियली, इसको जोड़िए 36 और 9 और 45, ठीक है। तो आप एक बार बताइए मुझे यहाँ पे इनिशियली 40 है और हमारा इनिशियली मिश्रण कितना है 40, ठीक है। यहाँ पर 40 इक्वल टू 40, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर, और यहाँ देख पा रहे हैं कि वाटर कितना ऐड हो रहा है 5, तो 5 इक्वल टू 5, यानी कि 5 लीटर ऐड करना पड़ेगा वाटर, जिससे कि हमारा जो मिश्रण है 20% उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी आ जाए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके आप x मान के भी कर सकते हैं। अब x मानोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर ये लॉजिक सीखे तो आप प्रोपोर्शनल रेशो में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम अगला क्वेश्चन एक और लें, ये कहना चाह रहा है कि 2 kg यानी 2 kg यानी 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम को हम थोड़ा सा ये ऑप्शन ग्राम में है तो इसको ऑप्शन बना देते हैं 2000 ग्राम, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम 30% कॉपर, ये देखिए दो चीज़ें हैं, कॉपर और रेसो एल्युमिनियम, यही है ना। तो ये है आपका मैं डायरेक्ट लिखूंगा, वो रेशो बता दिया मैंने। तो कॉपर कितना 3, तो ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर दूसरी की बात कर रहे हैं तो एल्युमिनियम पाउडर से, जिसमें कॉपर कितना हो जाएगा, क्वांटिटी कॉपर 20% हो जाए, तो कॉपर 20% है तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1:4, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब इसमें क्या कह रहा है, हाउ मच एल्युमिनियम ऐड, इसको नहीं छूना है, इसको छूना है, तो इसको बराबर कर लीजिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये इक्वल हो गया, कॉपर इक्वल हुआ। हमें कॉपर से मतलब नहीं है, एल्युमिनियम से मतलब, तो इनिशियल जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और इसको जोड़ते हैं तो 12 और 15 हो रहा है, ठीक है। ये था, बाद में मिक्सचर ये बन गया। अब हमें क्या दे रखा है 2000 kg, तो 2000 इनिशियल दे रखा है, तो आपका 2 किलोग्राम है यानी 2000, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200 ग्राम। ये एल्युमिनियम पहले 7 है, बाद में 12 हो गया, यानी कि 12 हो गया। तो यहाँ से अगर जाओगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 इक्वल टू 2000 इंटू 5, यानी कि 1000 ग्राम आपका क्या हो गया, दैट्स इट। ये तुम्हारा आंसर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉरी, ये कह रहा है Ravi donated 10% of his income to orphan and deposit 20% of the remainder in his bank if he is now 7200 रुपीज। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बहुत अर्जेंटली यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर इनिशियल वैल्यू लिखते चलते हैं और यहाँ पर फाइनल वैल्यू सिंपल तरीके से करते हैं। पहले कर रहा है कि 10% यानी कि 1/10, तो यानी कि हम इनिशियल 10 लेंगे, घट के आ जाएगा फाइनल। इसी तरीके से फिर आगे चलेंगे 20% 100, तो 1/5 यानी कि हम पहले लेके चलेंगे 5, फिर घट के रह जाएगा 10, ठीक है, यानी कि ये हो गया। अब देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इनिशियल 500 और इसको मल्टीप्लाई किया 36, तो यहाँ कह रहा है 600 इक्वल टू 7200 रुपीज, यानी कैंसिल हुआ, यानी कि आपका 200 रुपये यानी 50 इक्वल टू आ जाएगा 200 इंटू 50, यानी कि ये 10,000 रुपये उसकी आया है, यानी कि 10,000 ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होते हैं परसेंटेज के। और आपने जो भी लेक्चर मेरा परसेंटेज का नहीं देखा, पीछे एजुकेट लिस्ट में जाइए, सक्सेस एजुकेट की लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको वो लेक्चर्स में शो करेंगे। और ये आपका NTPC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आप इसको जरूर देखें और एंजॉय करें। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।